आज मैं आप लोगों को कुछ फंक्शनरीज के बारे में बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वकालत शुरू करने के पहले किन लोगों को आपको डील करना है। आपको दो स्तर पर डील करना है। एक तो आपको डील करना है क्लाइंट को, ठीक है ना, क्लाइंट के स्तर पर आपको डील करना है, और दूसरा डील करना है कोर्ट को। लेकिन कोर्ट के साथ एसोसिएटेड बहुत सारी लोग होते हैं, बहुत सारी फंक्शनरी होती है, उसको डील करना पड़ता है। क्लाइंट को डील करने का तो जो तरीका है वो तो मैं आप लोगों को बतलाऊंगा ही, लेकिन आज सबसे पहले मैं फंक्शनरीज की बात कर दूं, क्योंकि यदि आप फंक्शनरीज को डील के बारे में जान लेंगे तो क्लाइंट को डील करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। किसी भी चीज को जहां पर आप काम करने जा रहे हैं, यदि आप उस चीज को बेहतर तरीके से उसके पूरे मैकेनिज्म को जानने लगते हैं तो आपके लिए आसान होता है वहां पर प्रैक्टिस करना और वहां पर जाकर काम करना, ठीक है ना, ये आसान होता है। तो मैं जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया है कि वकील को दो स्तरों पर डील करना होता है। एक तो क्लाइंट को डील करना होता है, क्योंकि क्लाइंट को डील करिएगा तभी आपके पास केसेस आएंगे, बेहतर तरीके से डील करिएगा तो। और दूसरे स्तर पर जब डील करने की बात आती है तो मैं कोर्ट की बात करता हूँ कि कोर्ट को बेहतर तरीके से आप डील करेंगे तो वहां पर आप केस जीतेंगे। लेकिन उसके साथ साथ एसोसिएटेड जो फंक्शनरीज हैं वह कौन कौन है, इसको आपको जानना है, और उसके बारे में ही आज मैं आप लोगों को डिटेल में बतलाऊंगा। तो किसी भी केस की, क्रिमिनल केस की शुरुआत कहाँ से होती है? जब कोई क्राइम होता है, जब कोई ऑफेंस होता है। लीगल टर्म में उसे हम ऑफेंस कहते हैं। तो जब कोई ऑफेंस होता है, जब कोई क्राइम होता है, तभी स्टेट इनटू मोशन आता है चीज, उसके पहले तो नहीं आता है। तो जब क्राइम होता है तो पहला फंक्शनरी कौन होता है जो उसको हैंडल करता है? वो होता है पुलिस। पुलिस क्या करती है? एफआईआर करती है। पुलिस क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है। तो पहली फंक्शनरी जिसके बारे में आपको जानना है वह है पुलिस। अब पुलिस जब उसको एफआईआर करती है, जब उसका रिपोर्ट तैयार करती है, डायरी मेंटेन करती है, रिपोर्ट तैयार करती है और चार्जशीट सबमिट करती है, ठीक है, या फिर फाइनल फॉर्म सबमिट करती है, क्लोजर रिपोर्ट सबमिट करती है, दो ही चीजें होती है ना, या तो आप चार्जशीट सबमिट करेगी या फिर क्लोजर रिपोर्ट को सबमिट करेगी। वह कहाँ सबमिट करेगी? वो कोर्ट में सबमिट करेगी। तो चार्जशीट जब सबमिट करेगी कोर्ट में, जब चार्जशीट सबमिट किया गया, ठीक है, उसके पहले एफआईआर को भी सबमिट करना होता है 24 घंटे के अंदर, वहां भी कोर्ट है, कोर्ट के पास ही सबमिट करना होता है। तो जब चार्जशीट सबमिट करती है तब ऐसी स्थिति में कोर्ट जो है वह कॉग्निजेंस लेता है और चार्ज फ्रेम करता है। अब यहां पर थोड़ा कोर्ट से हम अलग जाकर बात करें। कॉग्निजेंस लेने के पहले, ठीक है ना, कॉग्निजेंस लेने के पहले कोर्ट कॉग्निजेंस लिया पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, या फिर कंप्लेन केस यदि हुआ तब कोर्ट कॉग्निजेंस लिया। वैसी स्थिति में कौन वहां पर विक्टिम या कंप्लेनेंट की गवाही या इंफॉर्मेंट की गवाही कराएगा? वह है प्रोजिक्यूशन। तो दूसरी एजेंसी कौन है? वह है प्रोजिक्यूशन। सेकेंड एजेंसी जिसके बारे में आपको जानना है वह है प्रोजिक्यूशन, मतलब कि वह सरकारी वकील। सरकारी वकील जो है वह किसी भी केस की शुरुआत वहां पर वह करते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कंप्लेन केस फाइल किया, किसी व्यक्ति ने कंप्लेन केस फाइल किया, और जब उस व्यक्ति ने कंप्लेन केस फाइल किया या फिर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर तो वहां पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया, तब वैसी स्थिति में जो विक्टिम है या फिर जो इंफॉर्मेंट है या जो कंप्लेनेंट है या फिर जो प्रोजिक्यूशन साइड के विटनेस है, ठीक है ना, प्रोजिक्यूशन मतलब सरकारी साइड के, और जिसको कह सकते हैं जो विक्टिम के विटनेस है, उनका सारा जो है डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने कौन कराता है? वो सरकारी वकील कराता है, ठीक है। तो सरकारी वकील को हम प्रोजिक्यूशन कहते हैं। बिना उसके कोई भी केस आगे नहीं बढ़ सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रोजिक्यूशन की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना, सरकारी वकील की आवश्यकता क्यों है? दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं तो फिर सरकारी वकील की आवश्यकता क्या है? दोनों अपने अपने पक्ष के वकील रखेंगे। यहाँ पर थोड़े कॉन्सेप्ट को समझिए। क्रिमिनल केस में, सिविल और क्रिमिनल केस में थोड़ा सा अंतर क्या है? सिविल का केस जो होता है वो इंडिविजुअल के खिलाफ होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने आपके साथ ठगी की, तो जो ठगी की
वह इंडिविजुअल के खिलाफ है। लेकिन किसी व्यक्ति ने बलात्कार किया, किसी व्यक्ति ने डकैती डाली और किसी व्यक्ति ने मर्डर किया, तो उससे अफेक्टेड पूरा समाज होता है। ये जो जो चीजें हैं वो पूरे समाज में फैलती है। वो व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, व्यक्ति के खिलाफ तो है ही, व्यक्ति के खिलाफ तो वह विक्टिम है। जैसे रेप का कोई विक्टिम है तो वो तो विक्टिम है, लेकिन वह अपराध जो है वो समाज के खिलाफ है, क्योंकि वह सोसाइटी को पूरी तरह से असर डालता है सोसाइटी पर। डकैती होती है तो उसका सोसाइटी पर असर पड़ता है, मर्डर होता है तो उसका सोसाइटी पर असर पड़ता है। अब यह बात आती है कि सोसाइटी पर क्यों, स्टेट क्यों? जैसे मान लीजिए हम और आप भारत के नागरिक हैं, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी है स्टेट की। तो यदि मेरी सुरक्षा खतरे में पड़ती है, मेरा ह्यूमन राइट खतरे में पड़ता है, मेरी डिग्निटी खतरे में पड़ती है, या उसको कोई इन्फ्रिंज करता है, तब ऐसी स्थिति में हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? स्टेट देगा। तो इसका मतलब है कि यदि मेरे खिलाफ कोई क्राइम हुआ, सिविल क्राइम नहीं, मैं क्रिमिनल की बात कर रहा हूं, सिविल ऑफेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहा हूं। तो यदि मेरे खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ, ठीक है, तब वह स्टेट यह मानता है कि वह उसके खिलाफ हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब भी कोई आप बेल पिटिशन फाइल करेंगे या फिर जब भी आप कोई क्रिमिनल केस फाइल करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको लिखा रहेगा सच एंड सच एप्लीकेंट, मतलब वो एक्यूज है, वर्सेस स्टेट। जिस भी स्टेट का, स्टेट ऑफ झारखंड, स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, स्टेट ऑफ राजस्थान, जहां का भी हो। कहने का मतलब यह है कि वहां पर स्टेट जो है वह डिफेंस प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और जब आपके खिलाफ कोई क्राइम होता है तब उसको वह वहां पर वो केस को लड़ने का भी काम करता है। ठीक है ना, ये स्टेट का काम है। ये सही है कि आप अपने स्तर से भी वकील को रख सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेवारी जो है वह स्टेट की है। तो उसको हम प्रोजिक्यूशन कहते हैं, जिसको कि सरकारी वकील है। अब सरकारी वकील जो है, वो सरकारी वकील तो पब्लिक प्रोजिक्यूटर है। हम जब स्टेट की बात करते हैं हाई कोर्ट में, तो एडवोकेट जनरल है। तो यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट की हम बात करते हैं तो पब्लिक प्रोजिक्यूटर जो है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट है सरकारी वकील का। ठीक है ना, पब्लिक प्रोजिक्यूटर जो है वो सीनियर मोस्ट पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट में, जो सरकारी वकील है उसका। उसके नीचे एपीपी है, उसके नीचे जो है वह एपीपी है। जो पब्लिक प्रोजिक्यूटर है वह बड़े बड़े केस में, जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के कोर्ट में केस लगता है, उसको वह हैंडल करते हैं। लेकिन यदि मजिस्ट्रेट के कोर्ट में कोई केस लगता है, तब ऐसी स्थिति में उसको एपीपी हैंडल करता है। ठीक है, एपीपी बहुत सारे होते हैं, पीपी पब्लिक प्रोजिक्यूटर एक होता है, लेकिन एपीपी बहुत सारे होते हैं। अब मैंने आपको एक बात अभी और बताई, मान लीजिए कि आप संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए कि आप संतुष्ट नहीं है कि पीपी मेरा काम अच्छे से नहीं कर सकता है, तब ऐसी स्थिति में जो विक्टिम है, विक्टिम कौन है? जिसके खिलाफ अपराध हुआ, जिसके खिलाफ अपराध हुआ। एक्यूज कौन है? जिसने अपराध किया। अभियुक्त वह है ना जिसने अपराध किया। भुक्तभोगी कौन है? जिसके खिलाफ अपराध हुआ। तो जो भुक्तभोगी है, जो विक्टिम है, उसको यदि ऐसा लगता है कि उसके साथ पीपी न्याय नहीं करेंगे, कर सकते हैं, या फिर पीपी जो है वह उस व्यक्ति को सजा नहीं दिला सकते हैं ढंग से, तब वह स्टेट से रिक्वेस्ट करता है। ठीक है ना, तब वो क्या करता है? स्टेट से वह रिक्वेस्ट करता है। क्या रिक्वेस्ट करेगा? कि हमें अपना वकील रखने दीजिए। तब ऐसी स्थिति में स्टेट उसको, ठीक है ना, स्टेट उसको वकील प्रोवाइड करता है। स्टेट वकील प्रोवाइड करेगा, जिसको कि हम स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के नाम से जानते हैं। लेकिन उसका पूरा खर्च उसको, जो विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, जो इन्फॉर्मेंट है, उसको बियर करना पड़ता है। मतलब वह पूरा पैसा जो है वह विक्टिम के खाते से जाता है, मतलब वह जमा करता है पैसा, तभी स्पेशल प्रोसिक्यूटर उसको जो है वह मिलता है। ठीक है, ये तो हुआ। अब सबसे पहले इसको मैं बता दूं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन भी करता हूं पुलिस का भी रोल कहां कहां पर है। तो अब दूसरा आता है
कोर्ट। कोर्ट क्या है? कोर्ट एक बहुत ही न्यूट्रल बॉडी है। कोर्ट जो है वो बहुत ही न्यूट्रल बॉडी है। पुलिस जो है वह चार्जशीट सबमिट की और वो कोर्ट में वो चार्जशीट सबमिट की, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उसको आगे बढ़ाया, तब वहां पर वह कॉग्निजेंस लिया या फिर चार्ज फ्रेम किया। क्या है कॉग्निजेंस, क्या है चार्ज, कैसे फ्रेम होता है, ये सब चीज की चर्चा मैं करूंगा। कैसे उसको चैलेंज किया जाता है उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। कहाँ कहाँ पर आप लोग को वकालत करना है इसकी चर्चा भी मैं करूंगा। तो अब जो है वह कोर्ट में यह प्रोड्यूस किया गया। तो कोर्ट जो है, कोर्ट की जब बात करते हैं तो कोर्ट क्या है? कोर्ट वह बॉडी है, ठीक है ना, वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जहां पर किसी भी मामले की सुनवाई होती है, जहां पर किसी मामले की जो है वह सुनवाई होती है, ठीक है। तो जो मामले की सुनवाई होती है वह किस ढंग से काम करता है इसको तो आपको जानना है। तो जब मैं कोर्ट की बात करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम है पूरे वर्ल्ड का। फिर आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि सर फिर इतने केस पेंडिंग क्यों है? पेंडिंग इसलिए केस है कि जजेज की संख्या कम है, केसेस की संख्या ज्यादा। हमारी आबादी कितनी है? यदि हम तुलना करते हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से, किसी भी कंट्री से तुलना करें तो हम तो बहुत ज्यादा आबादी वाले देश हैं। तो जहां आबादी ज्यादा होगी वहां क्राइम भी ज्यादा होगा। और उसकी तुलना में यदि हमारे पास उतने न्यायाधीश नहीं होंगे तो केस क्या होगा? पेंडिंग में जाएगा। इसलिए पेंडिंग काफी ज्यादा है इंडिया में, ठीक है ना। केस की पेंडिंग जो है वो इंडिया में काफी ज्यादा है। और थोड़ा हम लोगों की भी मेहरबानी है कोर्ट के ऊपर। हम लोग लगातार डेट पर डेट लेना पसंद करते हैं। जहां लगेगा कि केस कमजोर पड़ रहा है हम डेट ले लेंगे। तो यह हमारी भी कमी है कहीं ना कहीं, जो कि केस को की पेंडेंसी को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, केस की पेंडेंसी को बढ़ा रहा है। तो जब हम बात करते हैं जुडिशियल सिस्टम की, तो जैसा मैंने कहा कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम है इंडियन जुडिशियल सिस्टम का, और वर्ल्ड में बेस्ट माना जाता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट लेयर्स में सुनवाई होती है। आप यदि एक स्तर पर हार जाते हैं तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया मामला, आपको दूसरे स्तर पर मौका मिलेगा अपनी बात को रखने का। वहां पर हार जाते हैं तो तीसरे स्तर पर मौका आपको मिलेगा अपनी बात को रखने का। तो आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं जहां पर आप अपनी बात को कह सकते हैं, अपनी बात को सुना सकते हैं कोर्ट को, और पक्ष विपक्ष का तो फैसला फिर जो कोर्ट पे आएगा इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो है, ठीक है ना, वो एक हायरार्की की तरह है। वो एक हायरार्की की तरह है। सबसे नीचे में जो है, सबसे नीचे जिसको कि मदर कोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाता है, और वहीं पर किसी भी केस की शुरुआत होती है। मतलब कोई भी केस जो जन्म लेता है वो वहीं पर लेता है, इसीलिए उसको मदर कोर्ट कहते हैं। और वहीं पर वह नर्चर भी होता है, वहीं पर जो है वह नर्चर भी होता है, मतलब उसका पालन पोषण भी जो होता है वह वहीं पर होता है। तो इसीलिए मदर कोर्ट कहते हैं। अब मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हायरार्की पर जाने के पहले आप लोगों को थोड़ा सा जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में बता दूं। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे, ठीक है ना, अब जहां पर जो सुनवाई का मामला आता है, वह जब कोई भी एक्यूज होता है तो एक्यूज कौन होता है? या तो वह जुवेनाइल होगा, मतलब 18 साल से नीचे होगा। दो पार्ट में बांटा गया उसको, 18 साल से नीचे और 18 साल से ऊपर। 18 साल से नीचे जो है उसको जुवेनाइल कहा जाता है, और 18 साल से ऊपर जो है उसको एडल्ट कहा जाता है। तो जुवेनाइल की सुनवाई जो होती है, ठीक है ना, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। वो कोर्ट नहीं होता है, वो बोर्ड है, एक काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल, जहां पर प्रोसीजर फ्री सारी चीजें होती है। जो प्रक्रिया से उन लोगों को थोड़ी राहत दी जाती है, बहुत प्रक्रिया की तरफ नहीं जाना है। जैसे सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में प्रक्रिया के तहत जाना है, वहां प्रक्रिया के तहत नहीं जाना। और वहां पर भी दो कैटेगरी बना हुआ है। एक तो 16 से ऊपर के जो बच्चे हैं, 16 से 18 तक के जो हैं, उनको चाइल्ड के रूप में ट्रीट किया जाता है, और चिल्ड्रन कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है जो एडल्ट की तरह होती है। और 16 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में सुनवाई होती है। लेकिन 16 से 18 के सभी बच्चे की सुनवाई
चिल्ड्रन कोर्ट में नहीं होती है, ठीक है ना, चिल्ड्रन चाइल्ड एक्ट के तहत नहीं होती है, बल्कि जिसने हीनस क्राइम किया है, मतलब जिसने घृणित क्राइम किया है, उसकी सुनवाई होती है चिल्ड्रंस कोर्ट में, और वह सिविल कोर्ट में ही होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही रहता है। और 16 साल से नीचे के बच्चे जो हैं उनकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और ऑब्जर्वेशन होम दोनों साथ में होता है। ऑब्जर्वेशन होम को कह सकते हैं बच्चों का जेल है, लेकिन उसको जेल नहीं कहा जाता है, बल्कि उसको सुधार गृह कहा जाता है। उसको जेल नहीं कहा जाता है, उसको सुधार गृह कहा जाता है, ठीक है। और वहीं पर उसी जगह पर उनका बोर्ड होता है, जहां पर एक प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट बैठते हैं और 2 सोशल मेंबर बैठते हैं। उनका भी स्टेटस मजिस्ट्रेट की तरह ही होता है, और वे लोग तीनों कंसेंसस से, मतलब उन लोग सहमति से कोई भी निर्णय देते हैं। यदि बेल भी देना हो तब मजिस्ट्रेट प्लस एक मेंबर की सहमति चाहिए। मेंबर ना भी बोल सकता है, असहमत भी हो सकता है, और दोनों मेंबर यदि असहमत होंगे तो मजिस्ट्रेट जो है, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट जो है वो बेल नहीं दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वह बहुत ही आसान सी प्रक्रिया है। एक पेशकार होते हैं, एक बेंच क्लर्क होते हैं, और एक आप सीधे किसी फाइल को लेकर जाते हैं। फाइल में भी ड्राफ्टिंग का में बहुत टेक्निकलिटी की जरूरत नहीं है। आप FIR ड्राफ्ट कर देते हैं, ठीक है ना, आप बताते हैं कि ये इनोसेंट है बच्चा, और थोड़ा सा जो एविडेंस है वह देना चाहिए दीजिए, नहीं देना चाहिए नहीं दीजिए, और उसको उस पर आप फाइल कर दीजिए। उतने पर ही वहां सुनवाई हो जाती है। तो मैंने जो आप लोगों को पहले दिन बतलाया था कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रैक्टिस करना आसान है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रैक्टिस करना आसान है। और किसी व्यक्ति को यदि क्रिमिनल केस से शुरुआत करनी है नए वकील को, तो उसके लिए अच्छा जगह है कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में प्रैक्टिस शुरू करे, जहां पर हैसल्स फ्री सारा चीज है, मतलब झंझट फ्री है, कोई प्रोसीजर नहीं है। आराम के साथ आप लोग बिना अच्छी ड्राफ्टिंग के आप वहां पर केस को फाइल कर सकते हैं, और फी तो आपको मिलना ही मिल रहा है। तो यह तो हुआ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड यदि रिजेक्ट कर देता है बेल को, या फिर वह 3 सजा सुना देता है, सजा भी मात्र 3 साल की होती है, सजा सुना देता है, तब उसकी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है, ठीक है ना। उसकी अपील जो है वह डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट में जाकर उसकी अपील होती है। वहां पर भी यदि सुनवाई नहीं हुई तो हाई कोर्ट में होगी, वहां पर से भी रिलीफ नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट में होगा। फिर पूरी प्रक्रिया वैसे ही चलेगी। सेक्शंस उसमें अलग अलग है, किसमें बेल मिलना है, कहाँ पर प्रोसीडिंग चलनी है, ट्रायल चलना है, किस सेक्शन के तहत आप क्रिमिनल रिवीजन में जा सकते हैं, किस सेक्शन के तहत आप अपील में जा सकते हैं। ये सारा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है उसमें सारा कुछ दिया हुआ, बहुत छोटा सा एक्ट है, उसको आपको जरूर पढ़ ले यदि आप प्रैक्टिस शुरू करनी है तो। अब हम आते हैं चिल्ड्रन कोर्ट की तरफ। चिल्ड्रन कोर्ट जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बतलाया कि वो चाइल्ड एक्ट से गाइडेड है। यहाँ पर 16 से 18 वर्ष के बच्चे यदि हीनस क्राइम करते हैं, ठीक है ना, हीनस क्राइम करते हैं, तब ऐसी स्थिति में उनकी सुनवाई जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में नहीं होकर वह चाइल्ड एक्ट के तहत चिल्ड्रन कोर्ट में होती है, जिसको हेड करते हैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के पदाधिकारी, ठीक है ना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रैंक के पदाधिकारी हेड करते हैं, और उसकी प्रक्रिया फिर वैसे ही चलती है, ठीक है ना, जैसे एडल्ट की चलती है। अब मैं आता हूं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी एक हायरार्की है। सबसे ऊपर के लेयर पर, सबसे ऊपर ऐसे करके हायरार्की है, और सबसे ऊपर में जो है वह प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। उसके नीचे हम आते हैं तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है। अब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज दोनों को 10 साल से ऊपर तक के सजा देने का प्रावधान है, और वह आजीवन कारावास और मृत्यु दंड तक की सजा देने का अधिकार उनको है, ठीक है ना। इसलिए आप देखेंगे मर्डर केस की जब बात आती है तो मर्डर केस कहा जाता है कि वह सेशन ट्रायल है। मर्डर केस जो है वह सेशन ट्रायल है, क्योंकि मर्डर केस में आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है,
और मृत्युदंड का तो प्रावधान नहीं, हालांकि मृत्युदंड थोड़ा रेयर है मृत्युदंड, लेकिन उसको सेशन ट्रायल कहते हैं। उससे नीचे आते हैं, ठीक है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उनको भी सेम पावर है, उतना ही सजा देने का पावर उनको भी है। तो अब क्वेश्चन आप निश्चित रूप से पूछेंगे सर दोनों में अंतर क्या है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वह हेड करते हैं पूरे सेशन डिवीजन को, ठीक है ना। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हेड नहीं करते हैं। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को इस सुनवाई के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। दूसरी चीज है, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है चूंकि पूरे सेशन को हेड करते हैं, तो वो सिविल और क्रिमिनल दोनों ही मामलों में वो हेड करते हैं। लेकिन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो होते हैं वह क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं, ठीक है ना, क्रिमिनल केसेस को ही हैंडल करते हैं। उसके नीचे आते हैं तो असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, वह 10 साल तक की सजा जो होती है जिस केस में, उसकी सुनवाई वह करते हैं, और जिस केस को उनको हैंडओवर किया जाता है, जिस केस को उनको हैंडओवर किया जाता है उस केस की सुनवाई करते हैं, ठीक है। उसके नीचे आते हैं तो सीजीएम होते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो 7 साल से लेकर 10 साल तक की सजा का जिसमें प्रावधान है वहां पर सीजीएम सुनवाई करते हैं। और उससे नीचे आते हैं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है वह 3 साल तक की सजा जिसमें है उसकी सुनवाई करते हैं, और 5-10 हजार रुपए तक का जुर्माना कर लगा सकते हैं। उसके नीचे सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट है, जो 1 साल तक की सजा जिसमें है उसकी सुनवाई करते हैं, और 5,000 रुपए तक का जुर्माना वह लगा सकते हैं। यह तो डिस्ट्रिक्ट की हायरार्की हुई। अब आप जब केस फाइल करने जाते हैं तो केस आप फाइल कहाँ करते हैं? टुवर्ड्स सेशन की अपनी फंक्शनरी है, मतलब कि हर एक अपना जो सेशन है, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है, सबका अपना सिरस्तेदार है, मतलब कि उनका अपना सचिवालय है, और सचिवालय को जो हेड करता है उसको हम सिरस्तेदार कहते हैं, जिसको कि वहां का मंत्री कहते हैं, उसको चीफ मिनिस्टरियल ऑफिस सीएमओ कहा जाता है। चीफ मिनिस्टर स्टेट का नहीं, वह सिरस्तेदार की बात मैं कर रहा हूँ, सीएमओ कहा जाता है, चीफ मिनिस्टरियल ऑफिस। वह जो सेक्रेटेरिएट है उनका, उसके हर जगह का सेक्रेटेरिएट, उसका मजिस्ट्रेट का अलग है, सेशन का अलग है, उस सब को वहां पर फाइलिंग वहां होती है, और वहीं पर वहां भी बहुत आसान सिस्टम है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उन्हीं को फाइल कर दीजिए सिरस्तेदार के पास आप जाकर, और सिरस्तेदार के पास जाकर या तुरंत में डिफेक्ट को देख लीजिए क्या डिफेक्ट लगा हुआ है, वही आपको केस नंबर देंगे और वही लिस्ट में चढ़वा देंगे। एकदम समझिए कि सब सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज एक ही जगह पर है, इसमें कहीं पर कोई झंझट नहीं है। दूसरी चीज की ड्राफ्टिंग जो आप करते हैं लोअर कोर्ट में, ठीक है ना, लोअर कोर्ट में जब ड्राफ्टिंग करते हैं तो वहां पर रीजनल लैंग्वेज में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं झारखंड बिहार में हम लोग हिंदी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं, हाई कोर्ट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हिंदी में कर सकते हैं, इलाहाबाद यूपी में तो हिंदी में ही सारा काम होता है, हाई कोर्ट तक में देखा हूं मैंने कि हिंदी में ही काम हो रहा है। तो मध्य प्रदेश में हिंदी में काम होगा, राजस्थान में हिंदी में आप फाइल कर सकते हैं, हिमाचल में कर सकते हैं। तो मेजोरिटी ऑफ द स्टेट जो है वहां पर आप हिंदी में फाइल कर सकते हैं, या फिर आप यदि महाराष्ट्र में है तो मराठी में आप देखिए कि एफआईआर से लेकर सारी चीज मराठी में होती है, सारी प्रोसीडिंग जो है वह मराठी में चलती है, जो ऑर्डर शीट लिखा जाता है वह मराठी में लिखा जाता है। तो जो रीजनल लैंग्वेज में वहां कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है। लेकिन बहुत सारे स्टेट में जो हिंदी भाषा भाषी स्टेट है वहां पर बहस हिंदी में किया जाता है। तो यह तो हुआ आपका डिस्ट्रिक्ट में हायरार्की। अब है कि केस जब फाइल आप करते हैं, जब सिरस्तेदार के आप केस को फाइल कर रहे हैं और वहां पर जब डिफेक्ट रिमूव हो गया, जब आपका लिस्टिंग हो गई, सारी चीज हो गई, तो सबसे पहले केस कहाँ जाता है? ये मजिस्ट्रेट के पास जाता है, ठीक है ना। ये डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जाएगा, चाहे वह भले ही मर्डर केस क्यों ना हो। यदि वह सेशन ट्रायल का भी मामला होगा तभी वह कहाँ जाएगा?
वो मजिस्ट्रेट के पास ही जाएगा और मजिस्ट्रेट जो है कोई कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है। कॉग्निजेंस के बारे में भी मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। उसी को कॉग्निजेंस लेने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को भी कॉग्निजेंस लेने का अधिकार नहीं है। कॉग्निजेंस लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट को ही है और मजिस्ट्रेट ही जो है वह क्या करता है, वह कॉग्निजेंस लेने के बाद जिस केस को जहां पर भेजना है, कम्यूट करना है, वहां पर भेज देता है। उसके बाद उसके अनुसार वहां पर ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है ना, चार्ज फ्रेम किया जाता है, ट्रायल की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन सबसे ज्यादा जो ये बात मैं कॉग्निजेंस की कर रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट को है। सेक्शन 190 ऑफ द सीआरपीसी को आप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कॉग्निजेंस लेने का अधिकार मजिस्ट्रेट को है। किस किस केस में नहीं लेने का अधिकार है कॉग्निजेंस, कहाँ पर बार किया गया है, वो सब कॉग्निजेंस में जब आऊंगा। कहाँ लिमिटेशन है, कितने दिनों के अंदर कॉग्निजेंस लेना है, जहाँ पर टेक्निकल ग्राउंड पर आप कैसे केस को जीत सकते हैं, मैं उस केस का रेफरेंस भी दूंगा। बहुत सारे केस को मैं उस टेक्निकल ग्राउंड पर ही टाइम लिमिट के आधार पर मैंने जीता है, गलत कॉग्निजेंस है उसके आधार पर जीता है, उसकी चर्चा भी मैं करूंगा। अब ट्रायल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ कॉग्निजेंस के बाद। तब स्टेज आता है डिपोजिशन का। ठीक है, डिपोजिशन कैसे होता है, विटनेस जो है उसका डिपोजिशन मजिस्ट्रेट के सामने कैसे होता है, 164 का बयान कैसे होता है, ये सारा चीज जो होता है वो ट्रायल कोर्ट में होता है। एविडेंस को एड्यूस जो किया जाता है वह ट्रायल कोर्ट में किया जाता है। मतलब एविडेंस को जो प्रोड्यूस किया जाता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, ये उसको ट्रायल कोर्ट में ही प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन जो है वो विक्टिम के तरफ से, कंप्लेनेंट के तरफ से, इंफॉर्मेंट के तरफ से वो एविडेंस को एड्यूस करता है, उसको एग्जिबिट कराता है, मतलब उसको वेरीफाई करवाता है। सब स्टेज है वह, उसको वेरीफाई करवाता है। ठीक है, सारा चीज कोर्ट में ही होना है वो, और जब कोर्ट उसको वेरीफाई कर लेता है तो वो डॉक्यूमेंट का पार्ट हो जाता है। उसी ढंग से डिफेंस लॉयर जो है, मैंने डिफेंस लॉयर की बात अभी नहीं की, मैं अभी करूंगा। उसी ढंग से डिफेंस लॉयर जो है, और डिफेंस लॉयर भी अपने जो एविडेंस है उसको एड्यूस कराता है, विटनेस का डिपोजिशन कराता है। ये सारा चीज कौन करता है, ये सारी चीज डिफेंस लॉयर करता है। ठीक है, और तब जाकर जब दोनों तरफ से कंप्लीट होता है तो एविडेंस को क्लोज किया जाता है, और तब 313 का बयान एक्यूज का होता है। ठीक है ना, एक्यूज का बयान कराया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि वो गिल्टी है या नहीं है, और तब उसके बाद आर्गुमेंट होता है। उस आर्गुमेंट को क्लोज कर दिया जाता है जब, तब उस पर जज फैसला सुनाते हैं। ये तो हुआ लोअर कोर्ट में। सेशन डिवीजन की मैं बात कर रहा था। इन सारी चीजों की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ सबको मैं बहुत विस्तृत तौर पर बताऊंगा आप लोगों को। अभी तो पूरा 1 महीने का हमारा क्लास है, उसको मैं बताऊंगा। और तब जब वहां फैसला हो जाता है तब वो कहाँ जाता है, मामला हाई कोर्ट में जाता है। यहाँ पर अपील की जो बात आती है, तो यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट से कोई फैसला हुआ तो उसकी अपील सेशन में होगी, सेशन से कोई फैसला हुआ तो हाई कोर्ट में होगी। लेकिन आपको एक चीज बतला दूं कि क्रिमिनल केसेस में 2 बार अपील का प्रोविजन नहीं है। मतलब एक ही कोर्ट में 2 बार अपील का प्रोविजन नहीं है। जैसे आप मान लीजिए सेशन कोर्ट में आपने अपील की और फिर सेशन कोर्ट में ही करना चाहिए कि वहां 2 जज बैठ जाए कर ले, ऐसा नहीं होता है। आपने हाई कोर्ट में की, जो सिंगल जज का मामला है, उन्होंने यदि फैसला दे दिया तो डिविजनल बेंच में फिर नहीं जाएगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा। और डिविजनल बेंच का मामला उसने फैसला दे दिया तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं जाएगा, वो फिर कहाँ जाएगा, वो हाई कोर्ट ही जाएगा। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे होंगे कि सिंगल बेंच, डिविजनल बेंच, लार्जर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं क्या कर रहा हूँ। सिंगल बेंच उसको कहते हैं जिसमें एक जज होते हैं और जो फैसले की सुनवाई करते हैं। तो 10 साल से नीचे की जहां सजा है, लोअर कोर्ट ने 10 साल से नीचे की जहां सजा सुना दी, उसकी अपील सिंगल जज के कोर्ट में होती है। और 10 साल से ऊपर की जब सजा है और ये आजीवन कारावास, मृत्यु दंड तक की सजा 10 साल से ऊपर है, तो उसका डिविजनल बेंच उसकी सुनवाई करता है। और यहां से यदि मामला खत्म हो जाता है, केस हार जाते हैं या फिर केस जीत जाते हैं, यदि आप जीत गए तब तो आप अपील में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं है, तब तो स्टेट जाएगा या फिर विक्टिम जाएगा। उसकी बात भी मैं करूंगा।
और यदि आप हार गए तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंतिम होता है। और सुप्रीम कोर्ट जब कोई निर्णय देता है, ठीक है ना, तो मैं डिविजनल बेंच की बात कर रहा था, तो 2 जज बैठते हैं तो डिविजनल बेंच होता है, 3 जज बैठेंगे तो लार्जर बेंच होगा, और 3 से ऊपर 5 बैठेंगे, 7 बैठेंगे, 13 बैठेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होगा। सारे जज बैठेंगे तो फुल बेंच हो जाएगा। तो यहाँ पर इस ढंग से हायरार्की चलती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला सारे कोर्ट के लिए मान्य होता है, चाहे वह हाई कोर्ट हो चाहे वह लोअर कोर्ट हो। रेदर ये कहा जा सकता है कि वह कानून बन जाता है। यदि वो कोई भी फैसला देता है तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी सबके लिए वह कानून बन जाता है संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत, ठीक है। तो यह तो हुए आपके हायरार्की, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट और फिर लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट की हायरार्की भी मैंने आप लोगों को बतला दी। अब है दूसरी फंक्शनरी जो है, ठीक है ना, मैंने प्रोजेक्ट पुलिस की बात की, मैंने प्रोसिक्यूशन की बात की, मैंने बात की कोर्ट की, और उसके बाद है डिफेंस लॉयर। डिफेंस कौन होता है? एक्यूज के ऊपर, एक्यूज जो अभियुक्त है उसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि उसने क्राइम किया है, तो उसने अपना बचाव करेगा। तो बचाव तो खुद वह नहीं कर सकता है, कर सकता है, उसका प्रोविजन किया गया है, हमारे यहाँ कानून में प्रोविजन है कि वो अपना बचाव खुद कर सकता है, लेकिन चूंकि उसे टेक्निकल चीजों की जानकारी नहीं होती है इसीलिए वो वकील हायर करता है। तो जिस वकील को वो रखता है वो उसके बचाव के लिए काम करेगा। प्रोसिक्यूशन सजा दिलाने का काम कर रहा है, और यह क्या काम कर रहा है? यह काम कर रहा है बचाने का, इसीलिए इसको डिफेंस लॉयर कहते हैं। एक चीज आपको मैं बता दूं कि प्रोसिक्यूशन तो सजा दिलाता है, लेकिन डिफेंस जो है बचाता है, इसलिए डिफेंस का रोल ज्यादा बड़ा है। इसलिए डिफेंस लॉयर का नाम भी ज्यादा होता है, फी भी ज्यादा मिलती है। मैंने आप लोगों को बताया था राम जेठमलानी के बारे में। राम जेठमलानी बहुत ही अच्छे डिफेंस लॉयर माने जाते थे, और मैंने आप लोगों को यह भी बतलाया था कि कैसे किसी केस को जीता जाता है। हम किसी केस को जीतने के लिए जो प्रोविजन में छिद्र हैं उसको ढूंढते हैं। यदि उस छेद को हम ढूंढ लिए, कानून में जो छेद है उसको यदि हम ढूंढ लिए, यदि एविडेंस में कहीं जो आरोप लगाया गया है और जो एविडेंस है उस दोनों के बीच में यदि गैप है, उसको हम ढूंढ लिए, तो ऐसी स्थिति में हम केस को जीत जाएंगे। तो डिफेंस लॉयर सक्सेसफुल लॉयर आप बन जाइएगा। राम जेठमलानी जो थे वह इसी ढंग के लॉयर थे। वह अपने विटनेस के एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फेमस थे, और एविडेंस को उतने ही बेहतर तरीके से गैप को, फैक्ट्स और गैप के बीच के का जो गैप है उसको निकालने में उनको महारत हासिल थी। आपको पता है कि उनकी फी जो थी वह कितनी थी? 25 लाख रुपया एक अपीयरेंस की उनकी फी थी। तो आप सोच सकते हैं कि डिफेंस लॉयर जो है वो कितना पैसा कमा सकता है, कितना नाम कमा सकता है। इसको हम डिफेंस लॉयर कहते हैं। उसके बाद की जो फंक्शनरी है वह है जेल अथॉरिटी। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 2 तरह की कस्टडी मिलती है, या तो पुलिस कस्टडी मिलेगी या फिर वो जेल कस्टडी मिलेगी। पुलिस कस्टडी यदि मिलेगी तो मैक्सिमम 15 दिन के लिए, और वह इसलिए मिलेगी कि वहां पर वह इन्वेस्टिगेट कर सके मामले को, ठीक है ना, इंटरोगेट कर सके मामले को। और जब वो हो जाता है तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, मजिस्ट्रेट उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। मजिस्ट्रेट क्या करता है? जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जब जुडिशियल कस्टडी में भेजता है तो वह कहाँ जाता है? वह जेल में जाता है। वहां पर जेल मैनुअल के तहत उनको रखा जाता है, और जो जेल अथॉरिटी है वो जेल एक्ट जो है, प्रिजन एक्ट 1894 और प्रिजन एक्ट 1900, उसके तहत वह डील होते हैं। अब आप पूछेंगे सर तो इसमें वकील का रोल क्या है? वकील का रोल है, आपने पैरोल का नाम सुना होगा। यदि किसी व्यक्ति को पैरोल लेना हो, मतलब कि 14 दिन का सजा जो है
ठीक है ना, उसको सस्पेंड करवाना हो, माफ नहीं, सस्पेंड करवाना हो, तो जो 14 दिन जैसे कब मिलता है, किसी व्यक्ति की मान लीजिए जो सजा भुगत रहा है किसी कोर्ट में, और उसके बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई, या फिर उसकी बहन की शादी है, बेटी की शादी है, या फिर किसी की मृत्यु हो गई, आकस्मिक कोई घटना घट गई, तो वो पैरोल से उसको बाहर निकाला जा सकता है मैक्सिमम एक बार में 14 दिनों के लिए। वहां पर कौन उसको परमिशन देता है? ये परमिशन देता है जेल सुपरिटेंडेंट। और वहां पर फाइल कौन करता है? तो वकील फाइल करता है। यहाँ पर वह प्रिजन एक्ट के तहत ही इसका प्रोविजन किया गया है, ठीक है ना, प्रिजन एक्ट के तहत उसका प्रोविजन किया गया है। इसके बाद पैरोल रूल और फरलो रूल जो है वो स्टेट बनाते हैं, उसके आधार पर वहां फाइल करना होता है। तो यहाँ पर जेल अथॉरिटी और जो डिफेंस लॉयर है उसका रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज है कि यदि आपको अपने क्लाइंट से मिलना है तो जेल अथॉरिटी से परमिशन लेना है, बीइंग लॉयर आप जाकर उससे मिल सकते हैं। यहाँ पर भी जेल अथॉरिटी की आवश्यकता आपको पड़ जाती है। तो मित्रों, यह जितने फंक्शनरी हैं जो जिसकी मैंने चर्चा की, जिससे सबसे पहले पुलिस की बात मैंने की, फिर मैंने प्रोसिक्यूशन की बात की, मैंने कोर्ट की बात की, डिफेंस लॉयर की बात की, और मैंने प्रिजन की बात की। ये सारा चीज आपको जानना है, और मैंने आज आप लोगों को जो बतलाया वह रफली आप जितनी आपको आवश्यकता है उतना आपको उससे मिल जाएगा। आप वीडियो को इसको देखते रहिए जो, और उसको समझने की कोशिश करिए बेहतर से बेहतर तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।